नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 100 एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनादेश है। जनादेश मतलब सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या बल। अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले चुनावों में जिस दल को 50% से अधिक सीटें मिलती हैं उसे सरकार बनाने का संवैधानिक हक हासिल है। किसी एक दल को जरूरी संख्या बल हासिल न होने या त्रिशंकु लोकसभा विधानसभा की स्थिति में कुछ दल मिलकर सरकार बनाते हैं। मतलब जिस प्रकार बहुमत हासिल कर सरकार बनाई जा सकती है उसी प्रकार कुछ दल आपस में मिलकर मिलीजुली सरकार बना सकते हैं। अपने देश की राजनीति में करीब 4 दशक तक बहुमत की सरकारों का जलवा रहा है। बीते सदी के 90 के दशक में मिलीजुली या गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत से ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नए सिरे से बहस शुरू हुई। बहस इस बात पर कि देश के लिए बहुमत की सरकारें ठीक है या मिलीजुली या गठबंधन की सरकार है। मिलीजुली सरकारों के बारे में आम धारणा बना दी गई कि ऐसी सरकारें ठीक से ना तो देश चला सकती हैं और ना ही व्यवस्था। मिलीजुली सरकारों का अर्थ देश को गर्त में धकेलना है। यह भी कि मिलीजुली सरकारें भ्रष्टाचार की पर्याय होती हैं। मगर क्या वाकई ही ऐसा ही है? इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें बहुमत की सरकारों और मिलीजुली सरकारों के कामकाज की ईमानदारी से तुलना करनी होगी। हमें दोनों ही तरह की सरकारों के उनके कार्यकालों के दौरान लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति, कामकाज के तरीके और उदारता के साथ जनहित के पैमाने पर किए गए कामकाज के पैमाने पर कसना होगा। संसदीय लोकतंत्र की बहाली के 2 दशक के बाद की स्थिति पर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी पैमानों पर मिलीजुली सरकारें बहुमत की सरकारों पर भारी पड़ी हैं। खास तौर पर लोकहित, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के पैमाने पर तो बहुमत की सरकारें मिलीजुली सरकारों के समक्ष कहीं टिकती ही नहीं। यह भी सच है कि बहुमत की सरकारों में तानाशाही प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं। बहुमत की सरकार बनाम मिलीजुली सरकार पर हम चर्चा की शुरुआत बीती सदी के 70 के दशक से करते हैं। ये वही दशक है जब देश की राजनीति में इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी। साल 1971 के युद्ध में विजय हासिल होने के बाद इंदिरा का कद देश की राजनीति में अचानक बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद हुए चुनाव में बहुमत हासिल होने के बाद देश में राजनीति में शर्मनाक तरीके से धन बल और बाहुबल को हावी होते देखा। साल 1975 में तो स्थिति यहां तक आ गई कि बहुमत वाली इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गई। अपने चहेते तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने सभी कायदे कानून को ताक पर रख दिया। इंदिरा के निधन के बाद राजीव गांधी की अगुवाई में देश के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली सरकार बनी। प्रचंड बहुमत के साथ ही इस सरकार पर तानाशाही प्रवृत्ति हावी होने लगी। बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार मामले में हमला झेल रही सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश की। मीडिया को धमकाने के लिए मानहानि बिल लाया गया जिसमें झूठे आरोप लगाने पर जेल की सजा का प्रावधान था। हालांकि तब सीमित विपक्ष और मीडिया के एकजुट विरोध से डरी सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मगर इसी सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तानाशाही दिखाते हुए पलट दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पीड़ित शाहबानों को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में तीसरा उदाहरण केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार की कार्यशैली है। मोदी सरकार के महज
6 साल के शासनकाल में देश बहुमत की सरकार की तानाशाही के नए नए रूप देख रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया सरकार के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीएजी तक और चुनाव आयोग से लेकर सूचना आयोग तक सभी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है। इसी 6 साल के कार्यकाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने देश के मुख्य न्यायाधीश पर सार्वजनिक तौर पर गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता गंवा रहा है। सूचना का अधिकार जैसा क्रांतिकारी कानून नखदंत विहीन बना दिया गया है। बीते 6 साल में सरकार ने अध्यादेश जारी करने का नया कीर्तिमान बनाया है। हद इस बात की है कि आज सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को शामिल ही नहीं किया गया है। अब बहुमत की सरकारों के परिप्रेक्ष्य में मिलीजुली सरकारों को भी इन्हीं पैमाने पर कसते हैं। 90 के दशक से देश में शुरू हुई मिलीजुली सरकारों के चलन की शुरुआत बीपी सिंह सरकार की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से हुई। इस सरकार के दौरान पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने संबंधी मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई। इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में आंका गया। इसके बाद गुजराल और देवगौड़ा सरकार के कार्यकाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया। इसके बाद गठबंधन की राजनीति का सफल प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उनके नेतृत्व में 24 दलों की सरकार बनी। इसी सरकार के दौरान स्वर्ण चतुर्भुज योजना के साथ देश भर में सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू हुआ। मध्य वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए मामूली ब्याज दर पर आवास ऋण उपलब्ध कराए गए। गठबंधन की राजनीति के दौर में ही देश परमाणु शक्ति संपन्न भी बना। इसके बाद मनमोहन सिंह की अगुवाई में बनी यूपीए सरकार ने लोकहित में कई मील के पत्थर स्थापित किए। इसी सरकार के कार्यकाल में क्रांतिकारी सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। मनरेगा जो कोरोना काल में करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाने का माध्यम बना है, वह भी इसी सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ। इसके अलावा इसी गठबंधन सरकार में देश को शिक्षा और खाद्य का अधिकार भी हासिल हुआ। गठबंधन सरकारों के कार्यकाल में ना तो मीडिया पर नकेल डालने और ना ही संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने का कोई मामला सामने आया। इस कड़ी में वर्तमान की बहुमत की सरकार के कार्यकाल में कई जटिलताएं एक साथ खड़ी हो गई हैं। बहुमत की सरकारों के रहते तानाशाही और निरंकुश प्रवृत्तियों के खिलाफ सशक्त आवाज उभरती थी। आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी विरोध के कारण 3 साल बाद इंदिरा चुनाव कराने और सत्ता से बेदखल होने पर मजबूर हुई। राजीव गांधी को मानहानि बिल वापस लेना पड़ा। मगर इस दौर की जटिलताएं ज्यादा गहरी हैं। मीडिया ने न सिर्फ सरकार के समक्ष हथियार डाल दिए, बल्कि सरकार के एजेंडे और इशारे पर काम कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वास की बुनियाद बुरी तरह हिल गई है। मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बदले कमजोर विपक्ष को और कमजोर करने में जुटा है। कभी प्रतिरोध की आवाज बनने वाला आम आदमी मूल सवालों से भटक कर अजीब से उन्माद भरे जीवन में मगन है, अपने में मगन है। ऐसा लगता है जैसे देश कालिदास बनकर लोकतंत्र की उसी डाल को काट रहा है जिसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है। सवाल है कि क्या देश का लोकतंत्र गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा जैसे मूल सवालों की ओर लौटेगा, या फिर देश की सियासत में लंबे समय तक उन्माद की फसल ही काटी जाती रहेगी। अखरने वाला सवाल यह है
कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों के अमानवीय पलायन, करोड़ों लोगों के रोजगार छिनने, संवैधानिक संस्थाओं के छिन्न भिन्न होने के कगार पर पहुंचने के बाद भी देश चुप क्यों है? जाहिर तौर पर यह चुप्पी व्यवस्था को जिम्मेदार बनाने के बदले निरंकुश ही बनाएगी। नमस्कार।